आज की इस बिल्कुल नई और बेहद खास डीप डाइव में स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह की बात करने वाले हैं जो सच में प्राकृतिक सुंदरता से भरी हुई है। हाँ बिल्कुल, और सिर्फ सुंदरता ही नहीं बल्कि वहाँ सर्वाइवल और संरक्षण की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी जमीन पर उतारी जा रही है। पलामू टाइगर रिजर्व। एग्जैक्टली, जिसे हम आमतौर पर पीटीआर कहते हैं। आज का हमारा मेन फोकस इसी पीटीआर के कायाकल्प, इसके सुनहरे इतिहास और एक बिल्कुल नए मॉडल को समझना है। वो 3 आयामी संरक्षण मॉडल। राइट। हाँ, ट्राई डायमेंशनल कंजर्वेशन मॉडल। हमारे सामने जो रिपोर्ट्स और डेटा का स्टैक है वो साफ दिखाता है कि कैसे जल, जंगल और जमीन के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाया जा रहा है। मतलब ये सिर्फ पेड़ों और जानवरों की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये इंसानों और प्रकृति के एक साथ मिलकर चलने की कहानी है। सही कहा। और इस कहानी की गहराई को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले इस रिजर्व की भौगोलिक स्थिति यानी इसके ज्योग्राफी को समझना होगा। लोकेशन के हिसाब से ये कहाँ पड़ता है? ये मुख्य रूप से झारखंड के लातेहार और गढ़वा जिले में छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। अच्छा। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये रिजर्व असल में बितला नेशनल पार्क का ही एक प्रमुख हिस्सा है। ओके, तो ये बितला का पार्ट है। और इसका एरिया कितना बड़ा है? क्षेत्रफल के लिहाज से देखें तो इसका कुल दायरा 1014 वर्ग किलोमीटर के एक विशाल इलाके में फैला हुआ है। 1014 वर्ग किलोमीटर, मतलब ये तो सच में एक बहुत बड़ा इलाका है। बहुत बड़ा है। तो क्या इस पूरे इलाके को एक ही तरीके से मैनेज किया जाता है? नहीं, प्रबंधन के नजरिए से इसे बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से 2 हिस्सों में बांटा गया है। कैसे? पहला है 414 वर्ग किलोमीटर का कोर जोन, जहां शायद इंसान नहीं जा सकते। एग्जैक्टली। ये पूरी तरह से वन्य जीवों के लिए आरक्षित होता है। यहाँ इंसानी दखलंदाजी बिल्कुल ना के बराबर रखी जाती है। और दूसरा है 600 वर्ग किलोमीटर का बफर जोन, जो एक तरह से बाउंड्री का काम करता है। ये बफर जोन इस कोर जोन को बाहरी दुनिया, शहरों और प्रदूषण के प्रभाव से बचाने के लिए एक कुशन या ढाल का काम करता है। ये स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी था, लेकिन इन रिपोर्ट्स को पढ़ते हुए एक चीज जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंका दिया, इतिहास वाली बात। हाँ, जो इतिहास में दिलचस्पी रखने वालों को बहुत पसंद आएगी, वो है इस जगह का ऐतिहासिक महत्व। मैंने पढ़ा कि 1932 में यहाँ दुनिया की पहली बाघ गणना हुई थी। जरा सोचिए, 1932, उस वक्त तो कोई कैमरा ट्रैप या जीपीएस तकनीक नहीं होती थी। भी नहीं था। तो ये सब कैसे मुमकिन हुआ? ये वाकई में इस रिजर्व का सबसे गौरवशाली तथ्य है। मैं बताती हूँ। 1932 में J.W. निकलसन नाम के एक ब्रिटिश वन अधिकारी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे पहली पगमार्क मतलब पदचिन्ह? हाँ, पदचिन्ह आधारित बाघ गणना इसी पलामू के जंगलों में की गई थी। वाह! उस दौर में वन रक्षक घने जंगलों में पैदल जाते थे और जहां भी उन्हें बाघ के पंजों के निशान मिलते थे, वे उस पर एक शीशा या ट्रेसिंग पेपर रखकर उस निशान की सटीक आउटलाइन बनाते थे। ट्रेसिंग पेपर से? बिल्कुल, क्योंकि हर बाघ के पंजों की बनावट, उसकी उंगलियों के बीच की दूरी और चलने का तरीका इंसानों के फिंगरप्रिंट की तरह अलग होता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है ना? बिना किसी आधुनिक तकनीक के, सिर्फ मानवीय कौशल और प्रकृति के गहरे ज्ञान के आधार पर पलामू में बाघों को गिनने का ये क्रांतिकारी प्रयोग हुआ था। ये तो किसी जासूसी कहानी जैसा लगता है। जी। बिना किसी मशीन के इतनी बड़ी जमीन पर हर एक बाघ को उसके पंजों के निशान से पहचानना सच में अद्भुत है। बिल्कुल। और अगर हम इसी ऐतिहासिक धागे को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो 1974 का साल आता है। प्रोजेक्ट टाइगर वाला साल। एग्जैक्टली। ये भारतीय वन्यजीव संरक्षण के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, जब भारत सरकार को एहसास हुआ कि देश में बाघों की संख्या तेजी से गिर रही है। तो उन्हें बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ। हाँ, और उस वक्त देश भर में जो सबसे पहले 9 रिजर्व स्थापित किए गए थे, पलामू को उनमें से एक के रूप में अधिसूचित किया गया था। टॉप 9 में। जी। ये तथ्य सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये बताता है कि आज से 50 साल पहले भी भारत के इकोलॉजिकल सिस्टम में पलामू का दर्जा कितना ऊंचा था। ये तो हुई इतिहास की बात, लेकिन कोई भी जंगल सिर्फ अपने इतिहास के दम पर जिंदा नहीं रह सकता। उसे जिंदा रखने के लिए पानी चाहिए। बिल्कुल, पानी चाहिए। और डेटा बताता है कि पलामू की इस समृद्ध जैव विविधता की असली जीवन रेखा यहाँ की नदियां हैं। हाँ,
रिपोर्ट्स में नदियों का काफी जिक्र है। मैंने देखा उत्तरी कोयल, औरंगा और एक खास बुरहान नदी का बहुत जिक्र है। तो इस बुरहान नदी में ऐसा क्या खास है जो इसे बाकी जल स्रोतों से अलग बनाता है? बुरहान नदी इस रिजर्व की सबसे अहम कड़ी है, क्योंकि ये यहाँ की एकमात्र बारहमासी नदी है। बारहमासी मतलब पेरेनियल? हाँ, पेरेनियल। इसका मतलब है कि इसमें साल के 12 महीने पानी रहता है। ओहो। जरा कल्पना करने वाली बात है, जब मई जून की तपती गर्मियों में जंगल के ज्यादातर छोटे तालाब और जल स्रोत पूरी तरह सूख जाते हैं, अब जानवर क्या करते हैं? तब यही बुरहान नदी यहाँ के बाघों, हाथियों और दूसरे जानवरों के लिए पीने के पानी का अंतिम और सबसे भरोसेमंद सहारा बनती है। वाह। इसके बिना गर्मियों में ये इकोसिस्टम शायद पूरी तरह से ढह जाए। यानी ये सच में एक जीवनदायिनी नदी है। अच्छा, अगर हम जमीन के ऊपर से नजर हटाकर जमीन के नीचे की बात करें, जियोलॉजी की बात। हाँ, रिपोर्ट्स में काफी भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, जैसे नीस, क्वार्ट्जाइट और गुंडवाना संरचनाएं। ये थोड़े टेक्निकल टर्म्स हैं। तो क्या हम इसे थोड़ी आसान भाषा में समझ सकते हैं? इन सब वैज्ञानिक शब्दों का जमीनी स्तर पर क्या मतलब है? बिल्कुल, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। अगर हम जमीन के नीचे झांकें तो पलामू के इस इलाके की चट्टानें बहुत ही प्राचीन और खास है। ओके। इन्हीं गोंडवाना संरचनाओं और चट्टानों की वजह से इस पूरे इलाके के नीचे कोयला और बॉक्साइट जैसी बहुमूल्य खनिज संपदा का एक बहुत बड़ा खजाना छिपा हुआ है। कोयला और बॉक्साइट? हाँ, बॉक्साइट जिससे एल्यूमिनियम बनता है और कोयला जिससे बिजली बनती है। ये दोनों ही आधुनिक विकास के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा। तो ये खनिजों का खजाना इस जंगल के लिए वरदान है या अभिशाप? यही तो सबसे बड़ी दुविधा है। कैसे? देखिए, एक तरफ तो ये खनिज संपदा राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत बनाती है, लेकिन दूसरी तरफ यही खजाना रिजर्व के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन जाता है। क्योंकि माइनिंग होगी। एग्जैक्टली। जहां खनिज होंगे वहां खनन की मांग उठेगी, और खनन का सीधा मतलब है जंगल का कटना और जानवरों के प्राकृतिक आवास का छिन जाना। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये विकास और पर्यावरण के बीच की वो रस्साकशी है जो पलामू के अस्तित्व पर हमेशा एक दबाव बनाए रखती है। ये एक बहुत ही जटिल स्थिति है। और इस जंगल की वनस्पति यानी फ्लोरा की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से साल के पेड़ और बांस के घने जंगल पाए जाते हैं। साल और बांस, हाँ। मुझे लगता है कि बांस की ये झुरमुट जानवरों के छुपने के लिए एक बेहतरीन जगह बनाते होंगे। बिल्कुल सही। ये नम और शुष्क पर्णपाती वन यानी मॉइस्ट एंड ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट शिकारियों को एम्बुश करने के लिए एकदम परफेक्ट माहौल देते हैं। एम्बुश मतलब छुपकर शिकार करने के लिए? जी। तो चलिए अब बात करते हैं उन शिकारियों और जानवरों की जिनके लिए ये रिजर्व असल में जाना जाता है। कीस्टोन फौना। हाँ, इस जगह के प्रमुख वन्य जीवों की जो लिस्ट मैंने पढ़ी वो किसी को भी रोमांचित कर सकती है। जंगल के राजा बाघ और एशियाई हाथी तो हैं ही, लेकिन इनके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है, राइट? जी हाँ, यहाँ फुर्तीले तेंदुए, स्लॉथ बियर और ग्रे वुल्फ या जिसे हम जंगली कुत्ता या ढोल कहते हैं, उनका भी एक मजबूत पेस है। जंगली कुत्ते तो बहुत खतरनाक शिकारी होते हैं ना? बहुत ज्यादा। जंगली कुत्ते अक्सर बड़े झुंडों में शिकार करते हैं और इनका शिकार करने का तरीका बहुत ही अचूक होता है। और पैंगोलिन भी है शायद? हाँ, इसके अलावा यहाँ इंडियन पैंगोलिन, विशालकाय गौर जिसे इंडियन बाइसन भी कहते हैं, और बहुत ही दुर्लभ 4 सींग वाला मृग भी पाया जाता है। 4 सींग वाला मृग? इतने सारे अलग अलग तरह के जानवर एक ही जगह पर? ये एक बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी है। सुनकर लगता है जैसे सब कुछ कितना परफेक्ट और जादुई है। लेकिन जहां इतनी बेशकीमती वाइल्ड लाइफ होगी वहां खतरे भी तो उतने ही बड़े होंगे ना? बिल्कुल। हमने खनन की बात तो की, लेकिन इसके अलावा रिपोर्ट्स में और कौन सी मुख्य चुनौतियां सामने आ रही हैं? अगर हम गहराई से विश्लेषण करें तो 3 मुख्य और बेहद गंभीर चुनौतियां उभर कर सामने आती हैं। ओके, पहली क्या है? पहली और शायद सबसे खतरनाक चुनौती है अवैध शिकार या पूचिंग। यहाँ के बाघ और तेंदुए तो शिकारियों के निशाने पे रहते ही हैं, लेकिन इंडियन पैंगोलिन जैसे जानवरों का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा अवैध व्यापार होता है। पैंगोलिन का? हाँ, पैंगोलिन के शल्क यानी स्केल्स की ब्लैक मार्केट में भारी मांग है। ओहो। और दूसरी बड़ी चुनौती है मानव वन्यजीव संघर्ष। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। ये जमीनी स्तर पर कितना गंभीर रूप ले लेता है? बहुत ज्यादा गंभीर। मतलब जरा सोचने वाली बात है, जब कोर जोन के बिल्कुल बीचों बीच इंसानी बस्तियां और गांव होंगे
तो जाहिर है कि जानवर और इंसान आमने सामने आएंगे। जाहिर सी बात है। हाथियों के झुंड जब रात में निकलते हैं तो वे अक्सर गांव वालों की महीनों की मेहनत से उगाई गई फसलों को मिनटों में रौंद देते हैं। और बाघ कई बार गांव के मवेशियों का शिकार कर लेते हैं। इससे गांव वालों को भारी आर्थिक नुकसान होता है और कई बार जान का खतरा भी रहता है। और तीसरी चुनौती जिसका जिक्र हमने पहले किया था वो है प्राकृतिक आवास का सिकुड़ना, यानी हैबिटेट लॉस। माइनिंग और विकास की वजह से। हाँ, विकास के नाम पर जंगलों का कटना इस पूरे इकोसिस्टम को एक ऐसे कोने में धकेल रहा है जहां से वापसी बहुत मुश्किल है। और इन्हीं गंभीर चुनौतियों, खासकर इंसानों और जानवरों के बीच के इस टकराव का समाधान निकालने के लिए पलामू में वो त्रिआयामी संरक्षण मॉडल जमीन पर उतारा गया है। ट्राई-डायमेंशनल कंजर्वेशन मॉडल। एग्जैक्टली। मैंने इसके पहले आयाम यानी संवेदनशील पुनर्वास या सेंसिटिव रिलोकेशन के बारे में पढ़ा। ये जयगीर गांव की कहानी है जो बहुत ही सक्सेसफुल रही है। वही तो। आमतौर पर विस्थापन या गांव को शिफ्ट करने की खबरें बहुत दुखद होती हैं, लोगों में भारी रोष होता है। लेकिन जयगीर गांव का मामला रिपोर्ट्स में बहुत अलग और सकारात्मक बताया गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पुनर्वास जबरदस्ती नहीं बल्कि पूरी तरह से स्वैच्छिक और ग्रामीणों के फायदे को ध्यान में रखकर किया गया है। मतलब वॉलंटरी था। हाँ, वॉलंटरी। जगीर गांव अब एक ऐतिहासिक उदाहरण बन गया है क्योंकि ये पलामू टाइगर रिजर्व के कोर जोन से पूरी तरह बाहर जाने वाला पहला गांव है। इसे कहाँ शिफ्ट किया गया? इस पूरे गांव को बफर जोन के पास पोल गांव में 75 एकड़ जमीन पर बसाया गया है। लेकिन एक पूरे गांव को अपनी पीढ़ियों पुरानी जगह छोड़ने के लिए कैसे मनाया गया? क्या सिर्फ पैसों से ये मुमकिन हुआ? सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक पूरा पैकेज और बेहतर भविष्य का भरोसा। अच्छा। दस्तावेज बताते हैं कि इस पुनर्वास के तहत प्रति परिवार को 15.5 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया गया है। 15.5 लाख रुपए। हाँ, इसके अलावा घर के एक सदस्य को नई जगह पर जमीन भी आवंटित की गई है। इसके साथ ही नई जगह पर पक्की सड़कें, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं भी दी जा रही हैं जो कोर जोन के घने जंगल में कभी नहीं पहुंच सकती थी। ये तो ग्रामीणों के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन संरक्षण के नजरिए से इसका जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है वो एक बहुत ही अहम डेटा पॉइंट है। वो क्या है? सिर्फ इस एक गांव के हटने से वन्य जीवों के लिए लगभग 1000 वर्ग किलोमीटर का इलाका मानव हस्तक्षेप से पूरी तरह मुक्त हो गया है। 1000 वर्ग किलोमीटर, ये तो बहुत बड़ा एरिया है। लेकिन वन्य जीवों के लिए इतने बड़े खाली इलाके का अचानक से मिल जाना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि बाघ एक क्षेत्रीय जानवर है, टेरिटोरियल होता है। मतलब उसे अपना इलाका चाहिए? बिल्कुल। एक वयस्क बाघ को शिकार करने, घूमने और अपना दबदबा बनाए रखने के लिए एक बहुत बड़े निर्बाध इलाके की जरूरत होती है। और अगर वहां इंसान हो तो? अगर उस इलाके में इंसान हो तो संघर्ष तय है। 1000 वर्ग किलोमीटर का शांत इलाका मिलने से बाघों को बिना किसी डर के प्रजनन करने और अपना कुनबा बढ़ाने का मौका मिलेगा। क्या बात है। और अच्छी खबर ये है कि जयगीर सिर्फ शुरुआत है। 8 और गांव इसी कतार में हैं जिन्हें भविष्य में इसी मॉडल के तहत शिफ्ट किया जाएगा। ये एक बहुत ही शानदार और दूरदर्शी कदम लगता है। अब आते हैं इस मॉडल के दूसरे आयाम पर जिसने मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित किया। वनजीवी दीदियों की जनभागीदारी। जी हाँ, अक्सर जब हम फॉरेस्ट गार्ड्स के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में हथियारों से लैस पुरुषों की तस्वीर आती है। लेकिन पलामू में स्थानीय महिलाओं को संरक्षण का मुख्य चेहरा बनाया गया है। ये आइडिया काम कैसे कर रहा है? ये आइडिया जमीनी स्तर पर बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है क्योंकि महिलाएं समाज और परिवार की धुरी होती हैं। बिल्कुल। वनजीवी दीदियों के काम को हम 4 प्रमुख स्तंभों में बांटकर देख सकते हैं। पहला क्या है? पहला काम है जागरूकता यानी अवेयरनेस। ये महिलाएं अपने ही गांव और आसपास के समुदायों में जाती हैं क्योंकि वे उसी समाज का हिस्सा है और स्थानीय बोली बोलती हैं। इसलिए जब वे जंगल बचाने की बात समझाती हैं तो लोग उस पर जल्दी भरोसा करते हैं। ये तो है, अपनी भाषा में बात ज्यादा समझ आती है। और दूसरा स्तंभ है संघर्ष शमन, मतलब कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन। जब किसी गांव में हाथी घुस आते हैं या फसल का नुकसान होता है तो ये दीदियां मौके पर जाकर ग्रामीणों के गुस्से को शांत करती हैं और उन्हें टकराव से बचने के व्यावहारिक तरीके सिखाती हैं। यानी वे एक तरह से क्राइसिस मैनेजर का काम कर रही हैं। और बाकी के दोस्त हम क्या हैं? तीसरा बहुत महत्वपूर्ण काम है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। किसके बीच? सालों से वन विभाग के अधिकारियों और स्थानीय आदिवासियों के बीच एक अविश्वास की खाई रही है।
ये दीदियां उस खाई को पाटने के लिए एक पुल या सेतु का काम करती हैं। वाओ। और चौथा स्तंभ है रोकथाम यानी प्रिवेंशन। चूंकि ये महिलाएं रोजाना जंगल के किनारे लकड़ी या वनोपज लेने जाती हैं, तो उनकी नजर सबसे तेज होती है। वो तो है। जंगल में कहाँ पेड़ काटे जा रहे हैं या कौन सा संदिग्ध बाहरी व्यक्ति घूम रहा है, इसकी सबसे पहली सूचना यही दीदियां वन विभाग को देती हैं। कमाल है। मतलब ये वनजीवी दीदियां असल में पलामू की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हैं। बिल्कुल। लेकिन जहां एक तरफ प्यार, जागरूकता और समुदाय को साथ लेकर काम हो रहा है, वहीं जब बात अंतर्राष्ट्रीय और संगठित अपराध की आती है, तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। हाँ, वहाँ सख्ती चाहिए। और यहीं इस मॉडल का तीसरा आयाम आता है, सख्त प्रशासनिक एक्शन। मैंने नोट्स में एक हाली ऑपरेशन के बारे में पढ़ा जो किसी फास्ट पेस्ड क्राइम थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग रहा था। ऑपरेशन वाइल्ड लाइफ क्राइम। हाँ, ये नवंबर 2025 से जनवरी 2026 के बीच जो तस्करों का भंडाफोड़ हुआ, वो इतना बड़ा मुद्दा क्यों बन गया है? वो इसलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि इसने शिकारियों के एक बहुत बड़े अंतर्राज्यीय सिंडिकेट की कमर तोड़ दी है। इंटरस्टेट सिंडिकेट था। हाँ, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो और अलग-अलग राज्यों के वन अधिकारियों ने मिलकर एक विशाल संयुक्त ऑपरेशन को अंजाम दिया। ये कोई छोटी-मोटी कार्यवाही नहीं थी। तो इसमें कितने लोग पकड़े गए? झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, इन 3 राज्यों में फैले हुए नेटवर्क को ट्रैक करके पूरे 61 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बाप रे, 61 गिरफ्तारियां। और इन तस्करों के पास से जो बरामदगी हुई है, उसकी लिस्ट तो और भी डरावनी है। बिल्कुल। रिपोर्ट के अनुसार उनके पास से 60 किलो पैंगोलिन के शल्क बरामद हुए। 60 किलो? इसके अलावा रेड सैंड बोआ, जो एक खास तरह का सांप है और जिसकी ब्लैक मार्केट में अंधविश्वासों के चलते करोड़ों में कीमत होती है, वो भी मिला। और भी कुछ था ना? हाँ, तेंदुआ और हिरण की खालें, 2 जार भरकर सांप का जहर और यहाँ तक कि मूंगा यानी कोरल भी बरामद किया गया। ये तो बहुत ही शॉकिंग है। ये साफ दिखाता है कि इन शांत दिखने वाले जंगलों पर अंतर्राष्ट्रीय माफिया की कितनी पैनी और गहरी नजर है। इतने बड़े माफिया से लड़ने के लिए तो फॉरेस्ट गार्ड्स को भी बहुत मजबूत होना पड़ेगा। क्या राज्य सरकार प्रशासन को और ताकतवर बनाने के लिए कोई कदम उठा रही है? जी हाँ, राज्य सरकार ने इस खतरे को बहुत गंभीरता से लिया है। हाल ही में पलामू के डिप्टी डायरेक्टर और रेंजरों को मजिस्ट्रियल पावर दे दी गई है। मजिस्ट्रियल पावर? इससे क्या होगा? इसका सीधा मतलब ये है कि अब वन विभाग के अधिकारी मौके पर ही तेजी से और कड़े कानूनी फैसले ले सकते हैं। उन्हें हर छोटी बड़ी कार्रवाई या वारंट के लिए पुलिस या कोर्ट के लंबे इंतजार की जरूरत नहीं होगी। अच्छा, तो एक्शन तुरंत होगा? बिल्कुल। इससे अपराधियों में एक सीधा खौफ पैदा होता है। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी बदलाव है। लेकिन मैंने पढ़ा कि इस ऑपरेशन के बाद वन विभाग और सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कुछ और भी सख्त मांगे उठाई जा रही हैं। सही कहा। इस सुरक्षा चक्र को और अभेद्य बनाने के लिए कुछ प्रमुख मांगे सामने रखी गई हैं। इसमें सबसे पहली मांग है कि उत्तरी और दक्षिणी प्रभाग के लिए 25-25 जवानों की एक आर्म्ड प्लाटून तैनात की जाए, जिनके पास आधुनिक हथियार हों। आर्म्ड प्लाटून, ओके। इसके अलावा शिकारियों के वित्तीय नेटवर्क यानी पैसों के लेन देन को तोड़ने के लिए बैंक अकाउंट ट्रैकिंग की तकनीक की मांग भी की जा रही है। ये तो जरूरी है। और इन सब में एक बहुत ही कड़ा प्रस्ताव भी चर्चा का विषय बना हुआ है। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क की तर्ज पर पलामू में भी अवैध शिकारियों के खिलाफ शूट एट साइट यानी देखते ही गोली मारने के आदेश लागू करने की मांग उठी है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और बड़ा प्रस्ताव है और यहाँ ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हम इस डीप डाइव में इन मांगों का, खासकर शूट एट साइट जैसे कड़े कदमों का, ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हम कोई पक्ष नहीं ले रहे। हम यहाँ बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सिर्फ वो जानकारी और तथ्य साझा कर रहे हैं जो इन आधिकारिक रिपोर्ट्स में दर्ज हैं और जो मौजूदा समय में संरक्षण के जानकारों के बीच बहस का मुद्दा बने हुए हैं। ये स्पष्टता बहुत आवश्यक है क्योंकि संरक्षण के तरीके हमेशा से ही एक जटिल बहस का विषय रहे हैं। तो हमने देखा कि पलामू में गांव वालों का संवेदनशील तरीके से पुनर्वास हो रहा है, वनजीवी महिलाएं समाज को जागरूक कर रही हैं और प्रशासन वाइल्ड लाइफ क्राइम पर अपना शिकंजा कस रहा है। तीनों आयाम कवर हो गए। बिल्कुल, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि इन सब के बाद आगे क्या? पलामू के लिए आगे का रास्ता कैसा दिखता है? सोर्सेज बताते हैं कि अब एक बहुत बड़ा फोकस वन्यजीव कॉरिडोर्स पर है। ये आगे के रास्ते का शायद सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो कैसे?
हाल ही में घटना सामने आई थी जहां दलमा अभयारण्य से एक बाघ भटककर पुरुलिया के इलाके में चला गया था। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। वन विभाग ने बहुत मेहनत से उसे सुरक्षित वापस पलामू पहुंचाया। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। किस बात का? ये साबित करता है कि जानवरों को एक जंगल से दूसरे जंगल तक सुरक्षित जाने के लिए प्राकृतिक रास्तों या कॉरिडोर्स की कितनी सख्त जरूरत है। और अगर ये कॉरिडोर्स नहीं बनाए गए तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? अगर जंगल आपस में जुड़े हुए नहीं होंगे तो हर रिजर्व एक बंद द्वीप या आइसोलेटेड आइलैंड बनकर रह जाएगा। मतलब जानवर वहीं फंस जाएंगे? हाँ, जानवर उसी छोटे से इलाके में सिमट कर रह जाएंगे, जिससे उनके बीच इनब्रीडिंग होगी और उनकी जेनेटिक विविधता खत्म हो जाएगी, जो किसी भी प्रजाति के सर्वाइवल के लिए खतरनाक है। ये तो बहुत सीरियस है। इसीलिए इन कॉरिडोर्स को बचाने और पूरे व्यवस्था को कानूनी ताकत देने के लिए नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी यानी NTCA और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जिसमें 2006 में अमेंडमेंट हुआ था। एग्जैक्टली, उनके तहत सख्त कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। ये कानून ये सुनिश्चित करते हैं कि संरक्षण की नीतियां सिर्फ सरकारी कागजों पर ना रहें, बल्कि जमीन पर सख्ती से लागू हों। चलिए, तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। जरा इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। बिल्कुल। आज हमने इतना सारा डेटा देखा, इतिहास खंगाला और जमीनी हकीकत जानी। तो इन सब का लब्बो-लुबाब क्या है? पलामू टाइगर रिजर्व का ये जो नया 3 आयामी संरक्षण मॉडल है, जिसमें जन भागीदारी है, वनजीवी दीदियों के रूप में जबरदस्त जनभागीदारी है, जगीर गांव के मॉडल के रूप में संवेदनशील पुनर्वास है और 61 तस्करों की गिरफ्तारी के रूप में सख्त प्रशासनिक एक्शन है। तीनों चीजें एक साथ। ये पूरा मॉडल आज पूरे देश के वन्यजीव संरक्षण के लिए एक बहुत ही जीवंत और व्यावहारिक उदाहरण बन रहा है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। अगर हम इसे निष्कर्ष के तौर पर देखें तो पलामू की ये ताज़ा कहानी अब सिर्फ बाघों या पेड़ों को बचाने तक सीमित नहीं रह गई है। सही बात है। ये एक बेहतरीन संतुलन बनाने की कहानी है। एक ऐसा आदर्श संतुलन जहां जल जंगल जमीन से जुड़ी आदिवासियों की पीढ़ियों पुरानी संस्कृति और उनके अधिकारों का पूरा सम्मान किया जा रहा है। और उन्हें सुविधाएं भी मिल रही हैं। बिल्कुल, उन्हें बेहतर जीवन के लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाएं और विकास भी दिया जा रहा है। ये पर्यावरण और इंसान के को एग्जिस्टेंस का एक जीता जागता मॉडल है, जो ये साबित करता है कि विकास और पर्यावरण दोनों एक साथ चल सकते हैं। ये सच में एक बहुत ही उम्मीद जगाने वाली बात है। और अंत में इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहूंगी जिस पर गहराई से सोचने की जरूरत है। वो क्या है? आज की इस चर्चा में हमने देखा कि कैसे जयगीर गांव के पूरे समुदाय ने एक इकोसिस्टम और वन्य जीवों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पीढ़ियों पुरानी अपनी पैतृक जमीन जो कोर जोन में थी उसे स्वेच्छा से छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने बहुत बड़ा बलिदान दिया। उन्होंने प्रकृति के लिए अपनी सबसे सुरक्षित जगह का त्याग किया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस तेजी से बदलते पर्यावरण, बढ़ते प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए बड़े शहरों में रहने वाले आधुनिक समाज को भविष्य में अपने कौन से सुख सुविधाओं वाले दायरे यानी कंफर्ट जोन्स का त्याग करना पड़ सकता है। सोचने वाली बात है। क्या आधुनिक जीवन शैली कभी प्रकृति के लिए अपने वातानुकूलित कमरों या बड़ी गाड़ियों का थोड़ा सा मोह छोड़ने को तैयार होगी? ये सच में एक बहुत ही गहरा और थोड़ा बेचैन कर देने वाला सवाल है। और ये वो सवाल है जिसका जवाब किसी किताब में नहीं बल्कि हर इंसान को खुद अपने अंदर तलाशना होगा। बिल्कुल। उम्मीद है कि आज की इस डीप डाइव में पलामू के जंगलों से निकली ये कहानी, इसके पीछे का गहरा इतिहास और संरक्षण का ये नया मॉडल सभी सुनने वालों को जरूर कुछ नया सोचने और समझने पर मजबूर करेगा। मुझे भी यही उम्मीद है। तो इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अपना कीमती समय देने और इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली बार एक और दिलचस्प और नई जानकारी से भरे विषय के साथ।